विंस्टन चर्चिल को अक्सर उस मजबूत नेता के तौर पर याद किया जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। उनकी शख्सियत, उनकी नीतियां और उनके भाषण आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और बहस का विषय बने रहते हैं। जिसने ब्रिटेन को उसके सबसे बुरे समय में एकजुट किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब देश पर बमों की बारिश हो रही थी और हार का खतरा मंडरा रहा था, चर्चिल ने अपनी नेतृत्व क्षमता से लोगों में नई जान फूंकी। उनका वी फॉर विक्ट्री साइन और जोशीले भाषण जो उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए दिए, उम्मीद और हिम्मत के प्रतीक थे। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे इस मुश्किल दौर से निकल सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। 1940 में रेडियो पर उनकी आवाज एक लाइफलाइन थी, एक ऐसा माध्यम जिससे वे सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचते थे, जिसने सिर्फ खून, मेहनत, आंसू और पसीना देने का वादा किया। एक ऐसा वादा जो सुनने में कठोर था, लेकिन जिसने लोगों को सच्चाई का सामना करने और एकजुट होने के लिए प्रेरित किया, फिर भी डर को हिम्मत में बदल दिया। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति थी जो निराशा को आशा में बदल देती थी। चर्चिल की भाषण कला ने एक राष्ट्रीय इच्छा शक्ति बनाई, एक ऐसा संकल्प जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, जिससे वह ब्रिटिश दृढ़ता के प्रतीक बन गए। वे न केवल एक नेता थे, बल्कि एक प्रेरणा थे। उन्होंने युद्धकालीन राजनीति को संभाला, जटिल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता दिखाई, लैंड लीज समझौता पक्का किया और रूजवेल्ट और स्टालिन के साथ ग्रैंड अलायंस बनाया। यह गठबंधन युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। फिर भी वही गुण जिन्होंने उन्हें एक युद्ध हीरो बनाया, उनकी अदम्य भावना और कभी हार न मानने वाला रवैया, उनकी जिद, उनकी शाही सोच ने लंबी परछाई छोड़ी। उनकी कुछ नीतियां विवादास्पद थीं और उनके दूरगामी परिणाम हुए। चर्चिल को एक उद्धारकर्ता के रूप में मनाना, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने देश को बचाया, बिना उनकी नीतियों से हुए दुख को माने उन नीतियों के परिणामों को अनदेखा करना होगा जिन्होंने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इतिहास के एक साफ सुथरे वर्जन को स्वीकार करना है। हमें इतिहास को उसकी पूरी जटिलता में देखना चाहिए, न कि केवल उन हिस्सों को जो हमें पसंद हैं। उनकी विरासत एक पहेली है, एक जटिल और बहुआयामी चित्र जिसे पूरी तरह से समझना मुश्किल है। जिस आदमी ने पश्चिमी सभ्यता को बचाया, उसने दूसरी जगहों पर बहुत ज्यादा दुख भी पहुंचाया। इसलिए चर्चिल को याद करते समय हमें उनकी उपलब्धियों और उनकी विफलताओं दोनों को याद रखना चाहिए। विंस्टन चर्चिल का युद्धकालीन नेतृत्व उनकी अदम्य हिम्मत और जोखिम लेने की इच्छा शक्ति से परिभाषित होता था। उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो न केवल युद्ध के ज्वार को मोड़ने वाले थे, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गए। उनकी नेतृत्व शैली में एक खास तरह का आत्मविश्वास झलकता था, जो अनिश्चितता के दौर में देश को एकजुट रखने में मददगार साबित हुआ। उन्होंने 1940 में हिटलर के साथ शांति समझौते के सभी प्रस्तावों को दृढ़ता से इनकार कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब पूरा यूरोप नाजी जर्मनी के सामने घुटने टेक रहा था, लेकिन चर्चिल ने हार मानने से इनकार कर दिया और ब्रिटेन को एक ऐसे पूरे युद्ध में झोंक दिया जिसका खर्च वह मुश्किल से उठा सकता था। यह एक ऐसा जुआ था जिसमें देश की आर्थिक स्थिरता दांव पर लगी थी, लेकिन चर्चिल का मानना था कि स्वतंत्रता की कीमत किसी भी आर्थिक बोझ से कहीं ज्यादा है। उन्होंने इटालियन कैंपेन का समर्थन किया, यूरोप के सॉफ्ट अंडरबेली के जरिए एक्सिस ताकतों पर हमला करने की उम्मीद में, ताकि जर्मनी पर चारों तरफ से दबाव बनाया जा सके। चर्चिल का मानना था कि इटली पर आक्रमण करने से जर्मनी को अपने सैनिकों को वहां भेजना पड़ेगा, जिससे पूर्वी मोर्चे पर सोवियत संघ को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इस अभियान में बहुत सारी जानें और संसाधन खर्च हुए और यह उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहा। इटली में मित्र राष्ट्रों को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग पर उनके ध्यान से जर्मन शहरों पर विनाशकारी हमले हुए, जिनका उद्देश्य जर्मनी की युद्ध क्षमता को कम करना और मनोबल तोड़ना था, जिससे आम सिविलियनों की मौत के बारे में गहरे नैतिक सवाल उठे, क्योंकि इन बम हमलों में बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए। चर्चिल का कमांड स्टाइल बोल्ड लेकिन अक्सर अजीब था और कई बार उनके फैसलों पर सवाल उठाए गए, जिससे नॉर्वेजियन कैंपेन और डीप जैसी जीत और हार दोनों हुई, जो उनकी रणनीतिक सोच की जटिलता को दर्शाती है। उनके रणनीतिक दांव कभी दूरदर्शी साबित हुए तो कभी लापरवाह, लेकिन हमेशा निर्णायक रहे। एक ऐसे नेता को दिखाते हैं जो शाही अस्तित्व के लिए जान से खेलने को तैयार था।
और जिसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। जीत ने अक्सर उनके जोखिमों को माफ कर दिया और उन्हें एक महान युद्ध नेता के रूप में स्थापित किया, लेकिन मानवीय कीमत उनकी विरासत का हिस्सा बनी हुई है और हमें युद्ध की भयावहता और इसके परिणामों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चर्चिल की फ्री की सोच एक ऐसा विचार जो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जोर शोर से व्यक्त किया, कभी ब्रिटिश शासन के तहत रहने वाले करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंची। उनकी फ्री की परिभाषा संकीर्ण थी, मुख्य रूप से यूरोप के देशों तक ही सीमित थी, जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में उपनिवेशों में रहने वाले लोगों को इससे वंचित रखा गया था। वह साम्राज्य को व्यवस्था के लिए एक शक्ति मानते थे, न कि विरोधाभास के लिए। उनके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया में स्थिरता और प्रगति लाने में सक्षम था और औपनिवेशिक लोगों को युद्ध के लिए संसाधन मानते थे, न कि साथी। चर्चिल की नजर में उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन करना था, चाहे इसका स्थानीय आबादी पर कितना भी नकारात्मक प्रभाव क्यों न पड़े। भारत में उन्होंने एकतरफा युद्ध की घोषणा की, बिना किसी भारतीय नेता से सलाह लिए। फ्री के आंदोलनों को खारिज कर दिया, उन्हें महत्वहीन मानते हुए और उनकी मांगों को अनसुना कर दिया और स्वशासन के किसी भी रास्ते को रोकने की कोशिश की। उन्होंने भारत को आजाद करने के किसी भी विचार का कड़ा विरोध किया। पूरे अफ्रीका में लाखों लोगों को सेना में भर्ती किया गया, अक्सर उनकी इच्छा के विरुद्ध, और संसाधनों को निकाल लिया गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गईं, स्थानीय दुख की परवाह किए बिना। इन नीतियों ने अफ्रीकी लोगों के जीवन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला। चर्चिल का नस्लीय ऊंच नीच में विश्वास शोषण को सही ठहराता था। उनके अनुसार कुछ नस्लें दूसरों से श्रेष्ठ थीं और उन्हें शासन करने का अधिकार था, और औपनिवेशिक लोगों को अटलांटिक चार्टर के वादों से इनकार करता था। यह चार्टर, जिसमें सभी लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की बात कही गई थी, को उपनिवेशों पर लागू नहीं किया गया। नाजी नस्लवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई पर, जो कि एक सराहनीय प्रयास था, उनके अपने शाही पूर्वाग्रहों की परछाई थी, जिससे उनकी छवि कुछ हद तक धूमिल हो जाती है। एक विरोधाभास जो उनकी विरासत को दागदार करता है। यह एक जटिल और विवादास्पद पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1943 का बंगाल अकाल, जिसमें अनुमानित 30 लाख लोगों की जान गई, चर्चिल की युद्धकालीन नीतियों पर एक शर्मनाक आरोप है। ब्रिटिश फैसलों, परिवहन जब्त करना, सैनिकों के लिए भोजन मोड़ना और सहायता से इनकार करना ने संकट को तबाही में बदल दिया। कैबिनेट बैठकों में चर्चिल की उदासीनता और नस्लवादी टिप्पणियों ने भारतीय जीवन के प्रति एक भयानक उपेक्षा दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय सहायता के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया और भारत से खाद्य निर्यात जारी रहा, जबकि लाखों लोग भूखे मर रहे थे। अकाल टाला जा सकता था। यह जानबूझकर किए गए विकल्पों का नतीजा था, जिसमें मानवीय जीवन से ज्यादा शाही जरूरतों को प्राथमिकता दी गई। बंगाल का दुख चर्चिल के नेतृत्व के काले पहलू को उजागर करता है। चर्चिल की जीत की तलाश ने लड़ाकू और नागरिक के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया, जिससे नैतिक समझौते हुए जो मित्र देशों की विरासत को परेशान करते हैं। जर्मन शहरों, खासकर ड्रेसडेन पर रणनीतिक बमबारी से हजारों लोग मारे गए और पूर्ण युद्ध की कीमत के बारे में सवाल उठे। ग्रीस में चर्चिल ने सेना को नाजी विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे कम्युनिस्ट प्रभाव को रोकने के लिए देश गृहयुद्ध में डूब गया। उनके फैसलों ने अक्सर मानवीय जीवन से ऊपर शाही हितों को रखा, क्रूरता को अस्तित्व के लिए जरूरी ठहराया। 1945 की जीत नागरिक दुख और नैतिक अस्पष्टता की नींव पर बनी थी। जीत की कीमत कई लोगों ने चुकाई, जिनकी इसमें कोई आवाज नहीं थी। राजनीतिक कार्टूनों ने चर्चिल की दोहरी छवि को पकड़ा। ब्रिटेन में एक वीर बुलडॉग, उपनिवेशों में एक लालची साम्राज्यवादी। लंदन में वह राष्ट्र के उद्धारकर्ता थे, भारत में दमन के प्रतीक। ये विरोधाभासी चित्रण एक टूटी हुई विरासत को दिखाते हैं। कुछ लोग उन्हें सराहते हैं, कुछ नफरत करते हैं। कार्टूनों ने प्रचार को काटा, चर्चिल की कहानी के दिल में विरोधाभासों को उजागर किया। वह फ्री के एक वाकपटु रक्षक और बड़े पैमाने पर दुख पहुंचाने वाली नीतियों के निर्माता दोनों थे। उनकी विरासत एक जैसी नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धी कहानियों का एक संग्रह है। चर्चिल को समझने के लिए इन विरोधी सच्चाइयों को एक साथ रखना है। इतिहास को चर्चिल को कैसे याद करना चाहिए? आजाद दुनिया का उद्धारकर्ता या क्रूर साम्राज्यवादी? सच तो यह है कि वह दोनों थे। नाजी अत्याचार को हराने और फ्री को सुरक्षित करने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण था। फिर भी
उन्होंने अधीनता पर बने एक साम्राज्य को भी बनाए रखा और बंगाल अकाल जैसी आपदाओं की अध्यक्षता की। दोनों में से किसी एक पक्ष को नजरअंदाज करना एक मिथक को बनाए रखना है। चर्चिल की विरासत एक सरल फैसला नहीं है, बल्कि एक विरोधाभास है, महान और भयानक, मुक्तिदाता और दमनकारी। उनकी कहानी हमें अच्छे और बुरे के सह अस्तित्व का सामना करने के लिए मजबूर करती है। असली काम पूरी बिना मिलावट वाली कहानी को समझना है, जिसे उन्होंने बचाने के लिए लड़ाई लड़ी।